इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ हिसाब किताब रखने से कहीं ज्यादा क्यों है, इसका असली मतलब क्या है और क्यों ये किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए इतना जरूरी है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि कंपनियां अपने पैसे को, अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करती हैं ताकि वो सिर्फ चले नहीं बल्कि आगे बढ़ें, ग्रो करें। सोचिए, जैसे हम अपने घर का बजट देखते हैं ना, ये कुछ वैसा ही है, पर हाँ बहुत बड़े स्केल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर है क्या? मतलब सिर्फ पैसों का हिसाब रखना तो नहीं है ये, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हिसाब रखना तो इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये कहीं ज्यादा रणनीतिक मतलब स्ट्रेटेजिक चीज है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो इसे ऐसे बताते हैं कि ये किसी भी संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, हाँ। पैसे से जुड़ी गतिविधियां, उनकी प्लानिंग करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, फिर सही दिशा देना और उन पर कंट्रोल रखना, ये एक पूरा व्यवस्थित प्रोसेस है। अच्छा। इसमें पैसा लाना मतलब फंड्स रेज करना हाँ। और फिर उसका सही इस्तेमाल करना, ये दोनों शामिल हैं। सही इस्तेमाल मतलब ये पक्का करना कि जो भी पैसा खर्च हो रहा है उससे कंपनी को मैक्सिमम फायदा मिले, उसके जो लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, वो पूरे हों। आसान भाषा में कहें तो पैसे को ऐसे मैनेज करना कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाए और ग्रो करे। सिर्फ पैसा जुटाना काफी नहीं है, उसे सही जगह लगाना जरूरी है। ठीक है। तो ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं हुई। अकाउंटिंग तो देखता है कि पैसा कहाँ खर्च हो गया, है ना? ये भविष्य की बात कर रहा है, पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से लाना है। बिल्कुल, ये फॉरवर्ड लुकिंग है। जैसे स्रोत में टाटा मोटर्स का उदाहरण दिया है। हाँ, मैंने देखा वो। अगर उन्हें मान लीजिए कोई नई इलेक्ट्रिक कार बनानी है तो उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम ये देखेगी कि भाई कितना पैसा चाहिए होगा, कहाँ से आएगा ये पैसा, लोन लेंगे या नए शेयर जारी करेंगे या कंपनी के पास जो प्रॉफिट है उसी को लगाएंगे। अच्छा। और फिर उस पैसे को रिसर्च में, फैक्ट्री बनाने में, मार्केटिंग में कैसे बांटा जाए ताकि गाड़ी कामयाब हो, ये सब इसी में आता है। समझ गई। तो ये पूरा प्लान है, सिर्फ हिसाब नहीं। और यहीं पर शायद इसका दायरा मतलब स्कोप सामने आता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसमें कुछ खास तरह के फैसले शामिल होते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत 4 मुख्य फैसलों की बात करते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या कहते हैं, 4 स्तंभ हैं एक तरह से। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला है निवेश निर्णय यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके। इसका मतलब है कि कंपनी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगी, किन एसेट्स में। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जैसे कोई नई फैक्ट्री लगाना या मशीन खरीदना। इसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं। हाँ, कैपिटल बजटिंग। और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, जैसे रोजमर्रा के काम के लिए कितना स्टॉक रखना है, कितना कच्चा माल खरीदना है। इसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा। तो मूल सवाल यह है, पैसा कहाँ लगाएं कि रिटर्न सबसे अच्छा मिले। जैसे वो टाटा मोटर्स वाले उदाहरण में R&D में कितना, फैक्ट्री में कितना, ये सब निवेश निर्णय हो गए। बिल्कुल सही। फिर दूसरा बड़ा फैसला है वित्त पोषण निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, अब ये तो तय हो गया कि निवेश कहाँ करना है, पर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। क्या कंपनी शेयर जारी करेगी, जिसे इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं, राइट। या फिर बैंक से लोन लेगी, या डिबेंचर जारी करेगी, ये हुआ डेट फाइनेंसिंग। या फिर जो कंपनी ने पिछले सालों में मुनाफा कमाया है और बांटा नहीं है, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, उसका इस्तेमाल करेगी। हर तरीके के अपने फायदे नुकसान हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, रिस्क कितना है, कंपनी के कंट्रोल पर क्या असर पड़ेगा, ये सब देखना पड़ता है। ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता होगा। मतलब लोन शायद सस्ता पड़े पर रिस्क भी है, शेयर से मालिकाना हक बढ़ जाता है। ये बैलेंस कैसे बनता है? हाँ, ये मुश्किल है। स्रोत ये बताते हैं ये कंपनी के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। उनकी अभी की वित्तीय हालत कैसी है, आगे के प्लान क्या हैं, वो कितना रिस्क ले सकते हैं। कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। अच्छा। फाइनेंस टीम को पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि भाई डेट और इक्विटी का कौन सा कॉम्बिनेशन कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा। समझ गई। तो निवेश हो गया, पैसा कहाँ से आएगा ये भी तय हो गया। अब तीसरा है लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड मतलब मुनाफे का बंटवारा। हाँ, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसे यह फैसला लेना होता है कि इस प्रॉफिट का कितना हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देगी और कितना हिस्सा वो कंपनी में ही वापस इन्वेस्ट करेगी, मतलब रिटेन करेगी, ताकि भविष्य में और ग्रो कर सके। अच्छा, जैसे स्रोत में इन्फोसिस का उदाहरण था। हाँ बिल्कुल। जैसे इन्फोसिस ये तय कर सकती है कि चलो
40% प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देते हैं और बाकी 60% हम कंपनी के एक्सपेंशन के लिए रख लेते हैं। ये भी एक बैलेंसिंग एक्ट है। शेयर होल्डर्स को भी खुश रखना है और कंपनी की ग्रोथ भी देखनी है। निश्चित रूप से। और चौथा और आखिरी इंपॉर्टेंट फैसला है तरलता निर्णय, लिक्विडिटी डिसीजन। लिक्विडिटी मतलब कैश। हाँ, कैश या ऐसी चीजें जिन्हें फटाफट कैश में बदला जा सके, लिक्विड एसेट्स। इसका मतलब है कि क्या कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे, शॉर्ट टर्म देनदारियां आसानी से पूरी कर सके। जैसे सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट करना, एम्प्लॉयज की सैलरी देना, बिजली का बिल भरना वगैरह। अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं होगा तो भले ही वो कितनी भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, उसका रोज का काम अटक जाएगा। बात तो सही है। मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ये रोज का कैश फ्लो मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी। कैश फ्लो किसी भी बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड की तरह है। ये लिक्विडिटी डिसीजन यही सुनिश्चित करता है कि ये फ्लो बना रहे। तो ये चारों निर्णय, निवेश, फाइनेंसिंग, डिविडेंड और लिक्विडिटी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आप इन्हें अलग अलग नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमने समझा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और इसके दायरे में क्या क्या आता है, ये 4 मुख्य फैसले। पर अब सवाल ये कि ये इतना जरूरी क्यों है? इसके फायदे क्या हैं? स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस की कामयाबी की उसकी बुनियाद है। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला और बेसिक फायदा है बेहतर वित्तीय योजना, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग। ये कंपनियों को मदद करता है पहले से अंदाजा लगाने में कि उन्हें कब कितना पैसा चाहिए होगा और वो कहां से आएगा। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हो सकता है जरूरत के वक्त पैसा हो ही ना, या गलत समय पर आए। हाँ, मौके हाथ से निकल सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का रोड मैप देता है। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है धन का कुशल उपयोग, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। पैसा लिमिटेड होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि उसे वहीं लगाया जाए जहां से बेस्ट रिटर्न मिले, वेस्टेज ना हो। तीसरा, जब पैसा सही जगह लगता है, लागत कंट्रोल में रहती है, तो जाहिर है लाभप्रदता बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। ये तो सीधा कनेक्शन है। और एक और बहुत जरूरी फायदा है व्यावसायिक स्थिरता, मतलब बिजनेस स्टेबिलिटी। जिन कंपनियों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट मजबूत होता है ना, हाँ, वो मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, उसका सामना बेहतर तरीके से कर पाती हैं। उनके पास एक तरह का सेफ्टी नेट होता है। ये तो बहुत जरूरी है आजकल के माहौल में। बिल्कुल। और इसके अलावा विस्तार और विकास, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए भी अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। अच्छा। भाई, अगर आपको नया मार्केट पकड़ना है, नया प्रोडक्ट लाना है या अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, इन सब कामों के लिए पैसा चाहिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसे मुमकिन बनाता है। और आखिर में इसका सीधा असर शेयर होल्डर्स पर भी पड़ता होगा। हाँ, निश्चित रूप से। स्रोत बताते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बड़ा मकसद होता है शेयर धारक मूल्य में वृद्धि, मतलब इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू। अच्छा। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, प्रॉफिट कमाती है, स्टेबल रहती है, ग्रो करती है, तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती है, वो बेहतर डिविडेंड दे पाती है। इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है। और एक और बात, ये जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है, बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है ये देखना कि कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाए जिससे रिटर्न मैक्सिमम हो। तो कुल मिलाकर जैसा स्रोत कह रहे हैं, ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक काम है। ये कंपनी की रीढ़ की हड्डी जैसा है, जो उसे न सिर्फ जिंदा रखता है बल्कि बढ़ने में भी मदद करता है। लेकिन अगर ये इतना जरूरी और फायदेमंद है, तो फिर भी कंपनियां फेल क्यों होती है? मतलब इसमें यकीनन कुछ मुश्किलें, कुछ सीमाएं भी होंगी। स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है। इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, चुनौतियां हैं, और स्रोत में इनका जिक्र है। सबसे बड़ी चुनौती तो है भविष्य की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। हाँ, ये तो है। देखिए, सारे फाइनेंशियल फैसले भविष्य के अनुमानों पर टिके होते हैं। सेल्स कितनी होगी, कॉस्ट कितनी आएगी, मार्केट कैसा रहेगा, लेकिन भविष्य तो कोई नहीं जानता, है ना? बिल्कुल। अब जैसे कोविड आ गया या अचानक कोई मंदी आ गई, तो सारे अनुमान धरे के धरे रह जाते हैं। इससे नुकसान हो सकता है। मतलब प्लानिंग कितनी भी अच्छी हो, बाहर के झटके उसे हिला सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारे जटिल एनालिसिस टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। और ये जो मॉडल्स होते हैं, ये हमेशा 100% सही हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। और बाहरी फैक्टर्स का भी रोल होता होगा। हाँ, बिल्कुल। ये तीसरी बड़ी सीमा है बाहरी कारकों पर निर्भरता,
डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कंपनी के फैसले सिर्फ उसके हाथ में नहीं होते। जैसे सरकार की नीतियां बदल गई, मान लीजिए टैक्स रेट बदल गए, या इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गए, महंगाई बढ़ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, ये सब चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधा असर डालती हैं। हाँ, ये तो कंपनी के कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल। एक और प्रैक्टिकल दिक्कत है सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। खासकर छोटी या नई कंपनियों के पास अक्सर पैसे की कमी होती है। तो भले ही उन्हें कोई अच्छा मौका दिख रहा हो, वो शायद उसका फायदा ही ना उठा पाए क्योंकि फंड्स नहीं है। यानी मौका सामने है पर जेब खाली है। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर कभी कभी कंपनी के अंदर ही उद्देश्यों में टकराव हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अंदर कैसे? जैसे मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि खूब पैसा खर्च करके सेल्स बढ़ाएं, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं, हमें कॉस्ट कटिंग करनी है। अब दोनों के लक्ष्य अलग हो गए। हाँ, ये तो होता होगा। इससे सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में स्रोत ये भी कहते हैं कि वित्तीय विश्लेषण की लागत, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा, ये भी एक फैक्टर है। हाँ, देखिए ये सब गहरा एनालिसिस करने में, मार्केट रिसर्च करने में, एक्सपर्ट्स को हायर करने में टाइम भी लगता है और पैसा भी। हो सकता है हर कंपनी, खासकर छोटी वाली, ये अफोर्ड ना कर पाए। तो मतलब ये एक ऐसा फील्ड है जहां आपको लगातार बदलते माहौल, बाहरी दबाव और अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज सबसे निपटना पड़ता है। ये सिर्फ नंबर मैनेज करना नहीं, अनिश्चितता को मैनेज करना भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत डायनामिक फील्ड है। मैनेजर्स को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। इन सब बातों को एक साथ रखने के लिए क्या स्रोत में कोई एक अच्छा सा उदाहरण है जो ये दिखाए कि ये सारे फैसले, निवेश, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, लिक्विडिटी और ये चुनौतियां असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं? हाँ, स्रोत में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक उदाहरण दिया है जिससे ये पूरी पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। अच्छा, रिलायंस का बताइए। मान लीजिए रिलायंस ये प्लान कर रहा है कि पूरे भारत में नए रिटेल स्टोर्स खोलने हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले उनकी फाइनेंशियल टीम ये देखेगी कि भाई इन स्टोर्स को खोलने में और फिर चलाने में टोटल कितना पैसा लगेगा, कितना कैपिटल चाहिए। इसमें जमीन लेना या किराए पर लेना, स्टोर बनाना, उसमें माल भरना, स्टाफ रखना, सब कुछ शामिल होगा। ये हुआ उनका निवेश निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उन्हें यह तय करना होगा कि क्या यह इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है भी या नहीं। ठीक है, मान लिया कि उन्होंने फैसला किया कि हाँ, ये करना है। अब आगे? अब अगला सवाल, पैसा कहां से आएगा? ये है वित्त पोषण निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन। इतना सारा पैसा कहां से जुटाएंगे? हाँ, क्या वो बैंक से बड़ा लोन लेंगे, या मार्केट में नए शेयर्स इश्यू करेंगे, या जो उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर शायद इन सब का कोई मिक्स? अच्छा। उन्हें हर ऑप्शन की कॉस्ट, रिस्क और कंपनी पर उसके कंट्रोल के असर को देखना होगा। मान लीजिए वो तय करते हैं कि कुछ लोन लेंगे और कुछ अपनी कमाई से लगाएंगे। ठीक है, और फिर जब स्टोर्स खुल गए, चलने लगे, प्रॉफिट आने लगा, तब आएगा लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन। मैनेजमेंट को सोचना होगा कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को देना है और कितना वापस बिजनेस में लगाना है ताकि और स्टोर्स खुल सके या मौजूदा स्टोर्स को बेहतर बनाया जा सके। और साथ ही साथ उन्हें लगातार तरलता यानी लिक्विडिटी पर भी नजर रखनी होगी। ये पक्का करना होगा कि रोज के खर्चे चलाने के लिए, जैसे सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, स्टाफ को सैलरी देनी है, उसके लिए कैश हमेशा अवेलेबल रहे। ऐसा ना हो कि बड़े प्लान के चक्कर में रोज का काम ही रुक जाए। एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों फैसले, कहां इन्वेस्ट करें, पैसा कहां से लाएं, प्रॉफिट का क्या करें और रोज के लिए कैश रखें, ये सब कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये उदाहरण वाकई बहुत अच्छे से समझाता है। एक फैसले का असर दूसरे पर पड़ता है और साथ ही उन्हें वो अनिश्चितता भी मैनेज करनी होगी। क्या स्टोर उतना चलेंगे जितना सोचा है? क्या सरकार की कोई पॉलिसी बदल जाएगी? ये सब। बिल्कुल, और यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आर्ट और साइंस, इन सब चीजों में बैलेंस बनाना ताकि कंपनी अपने लक्ष्य हासिल कर सके। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? जो स्रोत हमने देखे उनसे तो यही लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, बल्कि उसकी पूरी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। ये भविष्य की प्लानिंग करने में, जो लिमिटेड पैसा है उसका बेस्ट इस्तेमाल करने में और मुश्किल समय में रास्ता निकालने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ पैसों का मैनेजमेंट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक फैसले लेना है जो कंपनी का भविष्य तय करते हैं। वो टिकेगी या नहीं, वो बढ़ेगी या नहीं,
हाँ, हमने देखा कि स्रोत इसकी चुनौतियां भी बताते हैं। भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है, बाहरी चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, फैसले जटिल हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिना कोई भी बिजनेस लंबे समय तक न तो टिक सकता है, न ही तरक्की कर सकता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी और आखिर में शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने की कुंजी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये जो बड़े बड़े सिद्धांत हमने डिस्कस किए, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से लाना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, रोज के लिए कैश रखना है, क्या ये सिद्धांत किसी व्यक्ति के अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए या किसी छोटे बिजनेस के लिए भी उतने ही काम के हो सकते हैं? क्या बड़े कॉर्पोरेशंस के सबक छोटे स्केल पर भी लागू किए जा सकते हैं? इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।